नमस्ते। सो स्टॉक्ड के रिव्यू और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सो स्टॉक्ड एक Amazon FBA इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और ये आपकी इन्वेंट्री को फोरकास्ट करने में भी मदद करता है। इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री Amazon पर खत्म नहीं होगी, जो कि बहुत कॉमन है। मैंने खुद ये कई बार किया है। और आपकी इन्वेंट्री ओवरस्टॉक्ड भी नहीं होगी, ये भी मैंने कई बार किया है। तो Amazon FBA इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसमें आपकी मदद कर सकता है। सो स्टॉक्ड वह सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे पास सो स्टॉक्ड के लिए एक स्पेशल ऑफर होगा और मैं इसे अपडेट करूंगा, क्योंकि समय के साथ ऑफर्स चेंज होते रहते हैं और ये आपकी वन ऑन वन ऑनबोर्डिंग में भी सहायता करते हैं। तो एक सेलर होने के नाते अगर आप उन्हें ज्वाइन करते हैं तो वे आपकी टूल्स को समझने में मदद करते हैं। बेशक इस वीडियो में भी हम आपको यही सब जानकारी देंगे, लेकिन हमारे पास एक और वीडियो भी होगा। हो सकता है कि वो थोड़ा वन ऑन वन हो और आप कोई भी सवाल पूछ सकें या वहां कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। आज मेरे साथ हैं चेल्सी कोहेन। वह सो स्टॉक्ड की फाउंडर हैं। वह एक अमेजन सेलर भी हैं। उन्होंने 2014 में बेचना शुरू किया था। अब लगभग 10 साल हो गए हैं और सो स्टॉक 2019 में शुरू हुआ। मुझे लगता है मैंने सही कहा। हाँ, 2019 में आपने सही कहा। तो हाँ, मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। वैसे अब सो स्टॉक्ड कार्बन 6 का हिस्सा है। कार्बन 6 अमेजन सॉफ्टवेयर का एक एग्रीगेटर है। मैं डिस्क्रिप्शन में कार्बन 6 के बारे में भी वीडियो लिंक कर दूंगा। सभी अन्य टूल्स वहां मेंशन्ड हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और चेल्सी, स्वागत है आपका। आप कैसी हैं? हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर अच्छा लगा। आपका स्वागत है। क्या आप हमें अपने बारे में बता सकती हैं और आपने ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया, ये सब कैसे हुआ, और फिर हम ट्यूटोरियल शुरू करेंगे। बेशक हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसा आपने बताया, मैंने सेलिंग शुरू की थी 2014 में और एक सॉल्यूशन ढूँढ रही थी, क्योंकि स्टॉक आउट होने पर या गलत इन्वेंट्री ऑर्डर की वजह से पैसे लूज़ हो रहे थे और फीस, सॉल्यूशन ढूँढना, एक स्प्रेडशीट सेटअप करना, ये सब सँभालने के लिए पूरा दिन लग जाता था और मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला जो सही से काम करे। सही तरीके से, आप जानते हैं, इनमें कुछ चीज़ें मिसिंग थीं, जैसे कि वेयरहाउस इन्वेंट्री अकाउंटेड नहीं थी, मार्केटिंग का हिसाब नहीं था, सभी अलग-अलग चीज़ें जिनके बारे में मैंने सोचा, ठीक है, शायद मैं ये कर सकती हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊँगी, क्योंकि मेरे किसी भी दोस्त के पास स्प्रेडशीट के अलावा कोई और जवाब नहीं था। तो मैंने अपने बिज़नेस पार्टनर से मुलाकात की, हमने सॉफ्टवेयर बनाया और 2019 में लॉन्च किया और वाक़ई जैसा आपने कहा, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पहले 1.5 साल में मैंने हर एक ऑनबोर्डिंग कॉल की, तो मुझे काफ़ी सारे सेलर्स से फीडबैक मिले मीटिंग्स करते हुए और वे मुझे अपने स्प्रेडशीट्स भेजते थे, मुझे बताते थे कि क्या काम कर रहा था, उन्हें क्या पसंद था, क्या नहीं। और इसलिए हमने वाक़ई सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन को लोगों से प्राप्त किया एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो वाक़ई अमेज़न सेलर्स के लिए काम कर सके, जबकि दूसरे सॉफ्टवेयर्स इस मामले में सेलर्स के साथ डायरेक्ट फीडबैक या ऑनबोर्डिंग में नहीं थे। मुझे लगता है कि आपने कॉल से पहले मेंशन किया था सैकड़ों सेलर्स जिनके साथ आपने पर्सनली काम किया, बात की। हाँ, निश्चित रूप से इससे आपको कई चीज़ें समझने में मदद मिलती है और ये आपकी डेडिकेशन है, जो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी बात है। यही तरीका है इसे करने का। हाँ, आप शुरुआत में सब कुछ खुद ही करते हैं। आपका दूसरा बिजनेस क्या था? अमेजन शायद पहला था। ठीक है, ये वास्तव में तीसरा बिज़नेस है। मेरे पास अमेज़न सेलर्स के लिए एक कॉपीराइटिंग एजेंसी है जिसका नाम कैटापुल्ट कन्वर्जन है और फिर अमेज़न था और फिर मैंने शुरू किया कॉपीराइटिंग के बारे में बात करना और अंततः लोग चाहते थे कि मैं उनके लिए कॉपी लिखूँ। तो मेरे पास वह बिज़नेस भी है, फिर सो स्टॉक्ड आया। तो सो स्टॉक इन्वेंटरी मैनेजमेंट करता है और ये इसका सबसे बड़ा फ़ोकस पॉइंट है। मुझे लगता है कि वहाँ पर्याप्त मदद नहीं है, वहाँ सेलर्स के लिए ये समझने के लिए पर्याप्त मदद नहीं है कि इम्पैक्ट क्या है। आप जानते हैं, वो आपके मार्केटिंग, प्रॉफिट, कैश फ्लो से आपके बिज़नेस पे काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। अमेज़न इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर बहुत फ़ोकस्ड है, इन्वेंटरी कंट्रोल। और आप कुछ नियमों के आधार पर सफल हो सकते हैं या असफल हो सकते हैं जो उन्होंने लागू किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जिस पर मैं सेलर्स का ध्यान केंद्रित करना पसंद करती हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैं खुद एक सेलर हूँ। मैं 2016 से बेच रहा हूँ और हम अभी भी कभी-कभी स्टॉक से बाहर हो जाते हैं, कम से कम क्योंकि समय के साथ हम थोड़ा और पैसा जुटा पाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ये समझना कि कब ऑर्डर करना है, कब नहीं करना है। फोरकास्ट भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर आप देख सकते हैं कि कुछ समय बाद क्या होने वाला है और फिर आप प्लान बना सकते हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से गेम चेंजर है। तो मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि सो स्टॉक्ड इसमें हमारी कैसे मदद करता है। हम एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। कमाल है। हाँ, अगर आप तैयार हैं तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। बताइए, क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, हम आम तौर पर फ़ोरकास्ट डैशबोर्ड से शुरू करते हैं। हमने कुछ ऐसा किया है कि ये सिर्फ़ एक टूल नहीं है, हम बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में सिखाने की कोशिश करते हैं। इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर या इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, जो आपको जानना चाहिए? तो हम हमेशा वेलोसिटी के साथ शुरू करते हैं।
और इसलिए हमारे पास एवरेज वेलोसिटी को देखने के कुछ अलग-अलग तरीके हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स की सेल्स पूरे साल स्टेबल रहती है, कुछ बहुत सीज़नल होते हैं, कुछ में आपके पास कोई डेटा नहीं होगा क्योंकि आप अभी लॉन्च कर रहे हैं। इसलिए आपको टूल में हर प्रोडक्ट या स्थिति के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। तो यही हम अपनी एवरेज वेलोसिटी के साथ देखते हैं, डेली एवरेज सेल्स। तो उदाहरण के लिए मैं 30 दिन, 90 दिन और 60 दिन को देखना चाहती हूँ और मैं फिर इसे देखकर एवरेज निकाल सकती हूँ, जिससे मुझे मेरे सेल्स पैटर्न के बारे में आइडिया मिल सके, है ना? चलिए मैं मैनुअल वेलोसिटी को करती हूँ। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं जो प्रतिदिन कुछ यूनिट्स बेचता है, तो ये उन सेलर्स के लिए दिलचस्प हो सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं। हम इसे एडजस्टेड वेलोसिटी कहते हैं। कई बार आप सेल्स वेलोसिटी या डेली सेल्स सुनेंगे, हम इसे डेली एडजस्टेड वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आउट स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों के लिए एडजस्टेड होता है। मुझे इसे ट्रू वेलोसिटी कहना भी पसंद है। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि आपने पिछले 30 दिनों में कितना बिज़नेस किया अगर आपका स्टॉक खत्म हो गया था। हमें परवाह है कि आपने कितना बिज़नेस किया होता अगर आपकी स्टॉक नहीं खत्म होता, क्योंकि हम बस अमेज़न से भेजे गए डेटा को देख रहे हैं। हम उस नंबर को मिस कर रहे हैं कि आपका स्टॉक खत्म हो गया है, आप हर दिन 100 यूनिट बेचते हैं, लेकिन आप पिछले 30 दिनों में से 5 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टॉक थे, तो आपकी एवरेज बहुत कम हो जाएगी, जितनी होनी चाहिए उससे कम। ये बस आपको आउट ऑफ स्टॉक करता रहेगा क्योंकि आप गलत डेटा पर ऑपरेट कर रहे होंगे। इसलिए हम देखना पसंद करते हैं कि आपकी सेल्स वेलोसिटी क्या होती अगर आपका स्टॉक खत्म नहीं होता, और यही वह जगह है जहां हम कहते हैं कि इसे स्टॉक आउट्स एंड सेल्स स्पाइक्स को हटाने के लिए एडजस्ट किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए प्राइम डे आ रहा है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा प्राइम डे बेहतरीन हो और फिर अगले महीने मुझे मेरे 30 दिन की सेल्स को प्रोजेक्ट करना होगा, लेकिन इसमें प्राइम डे है, तो ये मुझे गलत डेटा देगा। मैं बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर कर दूँगा, इसी कारण से हम एडजस्टेड वेलोसिटी अप्लाई करते हैं। लेकिन फिर मैं देखता हूं कि आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं? क्योंकि मैं देखता हूं, उदाहरण के लिए मेरा मतलब है सेल्स, क्षमा करें, लेफ्ट साइड ट्रेंड पार्ट पर अगर आप इसे क्लोज कर देते हैं, अगर आप इस पार्ट को क्लोज कर देते हैं तो सेल्स स्पाइक्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसे ऑन करते हैं तो इसका मतलब है कि ये सेल्स स्पाइक्स को भी कैलकुलेट करेगा। हाँ, तो ये किसी भी चीज़ को नोटिस करेगा। अगर मेरे पास 30 दिन का समय है और उन दिनों में से एक में मैंने अपनी एवरेज सेल्स का 200% बेचा था, आम तौर पर मैं 100 बेचती हूँ और उस दिन मैंने 200 बेचे, हम इसे रिकॉग्नाइज़ कर सकेंगे और ये आपकी सेल्स स्पाइक्स में दिखेगा। इसलिए आप सेल्स स्पाइक्स ऑन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जहाँ ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, वह समय जब हमारे पास कुछ सेलर्स थे जो वीकली या मंथली लाइटनिंग डील्स को लगातार कर रहे थे। तो उन्हें बार-बार बड़ी सेल्स स्पाइक्स मिलती हैं, लेकिन यह जो एक नॉर्मल पैटर्न है, इसलिए वे सेल्स स्पाइक्स को ऑफ कर सकते हैं। आप सेल्स स्पाइक्स को ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ आकर कहें, ठीक है, यह सामान्य है, हम इसे हर महीने करने वाले हैं, लेकिन ये प्राइम डे या कुछ ऐसा है। प्राइम डे साल में केवल एक बार होता है या ये ब्लैक फ्राइडे है। तो आप कौन-सा डेटा हटाना और कौन-सा डेटा वापस कैलकुलेशन में लगाना है, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो एक बार जब आपकी सेल्स वेलोसिटी इम्प्रूव होती है, तो आप उसे पुश करना शुरू करते हैं। मुझे 1 सेकंड के लिए वापस जाने दें। आपके पास सेल्स वेलोसिटी है, लेकिन दूसरी चीज़ जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, वह है सीज़नैलिटी में बदलाव। हो सकता है पिछले 30 दिनों की सेल्स आपको 4th क्वार्टर की सेल्स को प्लान करने में मदद ना करे। तो अगर आप छुट्टियों के लिए ऑर्डर करने का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पिछले 30 या 90 दिनों को देखना समझदारी नहीं है। आप यहाँ आएँगे और सीज़नैलिटी देखेंगे। आप इसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली कर सकते हैं। मंथली को डेमोंस्ट्रेशन के लिए देखना सबसे आसान है, लेकिन हम जो करते हैं वह ये है कि हम 100% की एक बेसलाइन मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपका एवरेज 100% है और आपकी एवरेज डेली 10 यूनिट है, तो अगर मैं 15 यूनिट बेचती हूँ, सो मुझे पता है कि ये मेरी एवरेज का डेयर 100% है। सो आपको दिखाएगा हर महीने या हम आपकी एवरेज के मुकाबले कहाँ स्टैंड हैं, है ना? ये प्रोडक्ट मान लीजिए ये एक फिटनेस प्रोडक्ट है। जनवरी में फिटनेस बहुत अच्छी सेल्स करता है। हर कोई अपने नए साल का रेज़ोल्यूशन बना रहा है, इसीलिए जनवरी में भारी स्पाइक आती है। अधिकांश लोगों की दिसंबर, नवंबर में बहुत स्पाइक होती है और आप देख सकते हैं कि कैसे। साल भर की सेल्स का पैटर्न आप ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए पिछले साल नवंबर लो था,
लेकिन मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बहुत बेहतर परफॉर्म करूंगी। मेरे पास मेरा हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है और फिर मैं इसे प्रोजेक्ट कर सकती हूँ। तो आप इनमें से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। शुरुआत में हर कोई 100% रहेगा और फिर आप अपने हिसाब से इसे बदल सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारी सेल्स के आधार पर अगर हमारी सेल्स 1 साल के लिए ऐसी हो, हाँ, तो हम आपकी सेल्स की हिस्ट्री को पुल कर रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ने पिछले साल क्या किया और फिर हम उसे देखते हैं और कहते हैं ठीक है, पूरे साल का एवरेज क्या है और हर एक महीने का एवरेज कितना आया। मैं अब समझ गया। हाँ, मान लीजिए हमने 1 साल में 10,000 नहीं 12,000 की सेल्स की, हर महीने 1,000, तो ये हर महीने 100% होगा, है ना? ये फ्लैट लाइन की तरह होगा, लेकिन फिर चीज़ें बदलती हैं और उसके आधार पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, कुछ महीने लो, कुछ महीने हाई, जानते हैं एवरेज 12,000 था, लेकिन इस महीने हमारे पास केवल 10 थे और इस महीने हमारे पास 14 थे और इसलिए ये सब पैटर्न दिखाता है। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये ट्रेंड को ध्यान में रखता है। ये सेल्स पैटर्न को देख रहा है, लेकिन फिर मान लीजिए कि पिछले साल हम एक सर्टेन वॉल्यूम में बेच रहे थे। अब आप 5% ज़्यादा बेच रहे हैं। हम उस ट्रेंड को ध्यान में रखेंगे ताकि हम इस कैलकुलेशन में इंक्रीज़ को ऐड कर सकें, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो शायद पिछले साल हमारा एवरेज 10 यूनिट्स प्रतिदिन था। इस साल जानते हो ये देखते हैं 10.5 है, तो हम पैटर्न को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास पैटर्न हो, लेकिन ये हाई लेवल पे होगा 5% इंक्रीज़ पर। हर बार जब आप इनमें से किसी एक में बदलाव करते हैं, हम इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। आप उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट में बदलाव कर सकते हैं, आप पूरे कैटलॉग में भी बदलाव कर सकते हैं। हमारे पास फ़िल्टर रिज़ल्ट हैं, आप सप्लायर या मार्केटप्लेस के आधार पर बदलाव कर सकते हैं और हमारे पास टैग्स भी हैं। तो मान लें आप जानते हैं, आप बदलाव करना चाहते हैं, मैं अपने सभी क्रिसमस प्रोडक्ट्स को देखना चाहती हूँ। जो भी क्रिसमस का है, मैं चाहती हूँ कि यह बदलाव उन प्रोडक्ट्स पर अप्लाई हो, जिन्हें मैंने क्रिसमस या बेस्ट सेलर के रूप में टैग किया है। आप इस तरह से बल्क चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत उपयोगी। मुझे लगता है इस तरह हम सीज़न आने पर बेहतर फोरकास्ट कर सकते हैं। मैं बारबेक्यू प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो हम ग्रिलिंग के निश में बेच रहे हैं, इसलिए जून हमारा पीक सीज़न है। जैसे अभी अगर मेरे पास फोरकास्ट नहीं है तो मैं कह सकता हूं हम रोज़ 100 से ज़्यादा यूनिट बेच रहे हैं, मुझे हज़ारों यूनिट्स ऑर्डर करनी होंगी। बेशक अगर ये पहला साल है, पहली बार लॉन्च है, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन फिर हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना? हम उनके सेल्स की वेलोसिटी देख सकते हैं। मुझे जिज्ञासा है, आपको क्या लगता है कौन सा सबसे अच्छा रहेगा? यहाँ कंपटीटर रेस को प्लग इन नहीं कर सकते, है ना, सो स्टॉक्ड में, क्योंकि ये सही डेटा नहीं देगा, है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अभी हम ये नहीं कर सकते। अभी हम आपके स्टोर फ्रंट और डेटा से पुल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए कीपा ट्रेंड देखने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो आप उसे देख सकते हैं। आप कीपा क्रोम प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, देखें कि वे ट्रेंड्स क्या हैं और फिर आप आकर उन ट्रेंड्स को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं देख सकती हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स के मंथली ट्रेंड्स क्या हैं, मैं अपने प्रोडक्ट में थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ बदल कर उसे कॉपी करने की कोशिश करूँगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक सिमिलर प्रोडक्ट है। मैंने पहले ये ग्रिल ब्रश बेचे हैं, मेरे पास कुछ नए ग्रिल ब्रश हैं, मेरे पास उन ग्रिल ब्रश का डेटा नहीं है, लेकिन मैं अपने दूसरे ग्रिल ब्रश का डेटा लेना चाहती हूँ। तो आप प्लग इन कर सकते हैं एक एसिन और उस एसिन से सेल्स पैटर्न उधार ले सकते हैं। आप कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्सर्ड एड कैंपेन है, आप आ सकते हैं और कह सकते हैं, मैं इन एड्स को करने के कारण सेल्स में 5% की ग्रोथ करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं अपने सबसे अधिक बिकने वाले प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा कर रही हूँ। मैं ये कैंपेन कर रही हूँ या आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टैग करते हैं और उन प्रोडक्ट्स में 5% की ग्रोथ अप्लाई करते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स से बात करने में मुझे जो समस्या होती है वो ये है कि मार्केटिंग और इन्वेंटरी हमेशा कांटेक्ट में नहीं रहते। यहीं पर बेस्ट प्रैक्टिसेस काम आती हैं। मार्केटिंग को इन्वेंटरी को डेटा भेजना चाहिए, इन्वेंटरी को मार्केटिंग को डेटा भेजना चाहिए और हम यही सेटअप करने में मदद करते हैं कि वे कौन-सी रिपोर्ट्स हैं जो एक दूसरे को भेजी जानी चाहिए। अन्य चीज़ें जैसे हमारे पास प्राइम डे आने वाला है, हम इस फीचर को लाइटनिंग डील्स फीचर कहते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार के सेल्स कैंपेन, लाइटनिंग डील्स, ईमेल कैंपेन, इन्फ्लुएंसर प्राइम डे पर अप्लाई हो सकता है। और यहाँ हमारे पास एक प्राइम डे डील है जहाँ हम कहते हैं मुझे लगता है कि मैं प्राइम डे पर 500 यूनिट्स बेचूंगी। हमने इसे यहाँ अप्लाई किया और तब हमने देखा कि वास्तव में इससे हमारी स्टॉक खत्म हो जाएगी। तो हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, मुझे वास्तव में इन्वेंटरी भेजने की आवश्यकता है।
मुझे इन्वेंट्री तुरंत भेजनी है, इसलिए मैं अपने ऑर्डर्स को बदल कर 15 दिनों के अंदर भेजने का प्लान बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त इन्वेंट्री नहीं है, भेजने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमें कहना होगा, चलो ठीक है, मैं अपना ऑन ऑर्डर जल्दी भेजने की कोशिश करता हूँ और फास्ट एक्सप्रेस शिपमेंट करके उसे तेज़ी से भेजता हूँ। आप यहाँ आ सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसे 5 दिनों में प्राप्त कर सकता हूँ? इसे अप्लाई करें और ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा। क्योंकि आप सारे डेटा का उपयोग कर रहे हैं और आप जानकारी मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्वेंट्री और मार्केटिंग कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो कंपनी में स्टॉक आउट हो सकते हैं। कुछ अन्य चीजें हैं, हाँ, जैसे ही आप 500 यूनिट्स प्लग इन करेंगे, आपको स्टॉक आउट के दिन दिखने लगेंगे। अगर कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और चीजें देखें जो जानने में अच्छी हैं। आप जानते हैं आप कितनी बार ऑर्डर करते हैं। मैं हर 2 महीने में ऑर्डर करती हूँ, मान लीजिए। तो ये मुझे बताएगा कि मुझे किस तारीख को ऑर्डर करना है, ताकि आवश्यक समय के लिए पर्याप्त स्टॉक हो। तो ये हमें नहीं बताता कि कब भेजना है, ये वास्तव में ऐसा नहीं कहता जैसे अब भेजें, या हम बस डेली वेलोसिटी देखते हैं, हम जैसे तारीखें देखते हैं जब हम स्टॉक से बाहर हो रहे हैं, तो फिर हम बस सोचते हैं हाँ मेरे पास अभी 20 दिन है और मेरे पास इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, फिर मेरे पास तैयार इन्वेंट्री है और मेरे पास केवल 20 दिन की समय सीमा है, तो मुझे इसे एयरशिप करना होगा। सही है। तो ये आपको बताएगा आपने सब कुछ सेटअप कर लिया और आपके द्वारा सेटअप किए गए आधार पर ये आपको बताएगा कि कब ऑर्डर करना है या कब ट्रांसफर करना है। आप सिस्टम में सेट करेंगे, मान लेते हैं कि मेरा सप्लायर सीधे एफबीए को भेजता है या शायद मैं इसे एक वेयरहाउस में भेजती हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि कब ट्रांसफर करना है और कब ऑर्डर करना है, और ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हम इसे सिमुल्टेनियस फोरकास्टिंग कहते हैं। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि मुझे कब ऑर्डर करना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास वेयरहाउस में इन्वेंट्री है या नहीं, ताकि मैं ऑर्डर करने की बजाय ट्रांसफर करूं। तो हमें इन सभी अलग-अलग फैक्टर्स को देखना होगा। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सेटिंग्स आपको बताएंगी क्या करना है। इन हमारे पास मान लेते हैं कि एक वेयरहाउस है और हम देख रहे हैं कि कब ऑर्डर करना है, कब एफबीए और वेयरहाउस में इन्वेंट्री खत्म होने वाली है और कब सिर्फ इन्वेंट्री ट्रांसफर करनी है। इसे ट्रांसफर शेड्यूल कहा जाता है। बहुत से लोग इस फीचर का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो हर 2 हफ्ते ट्रांसफर चुनने के बजाय, जैसे कि आप जानते हैं, वे कहते हैं मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ। जब मुझे कुछ नियमों के आधार पर ट्रांसफर करने की आवश्यकता हो, हम इसे दिनों के रूप में सेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप 300 यूनिट्स कह सकते हैं और मान लीजिए जून में आपके लिए 300 यूनिट्स 2 दिनों की इन्वेंट्री हो सकती है, और फिर सर्दियों में आप जानते हैं 2 दिन या 300 यूनिट्स 2 हफ्तों की इन्वेंट्री हो सकती हैं। तो अगर आप इसे दिनों में उपयोग करते हैं, तो हम टाइमलाइन देख रहे हैं। हमारे पास यहाँ एक टाइमलाइन है ताकि हम देख सकें कि आपको उन स्पेसिफिक दिनों की काउंट के माध्यम से कितनी यूनिट्स की आवश्यकता है। हाँ, तो हम इसका इस्तेमाल दिनों में करेंगे और हम एक मिनिमम और मैक्सिमम सेट करेंगे। मैं कभी भी 30 यूनिट्स या 30 दिनों के स्टॉक से नीचे नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मैं 30 से नीचे जाती हूँ तो मेरा स्टॉक खत्म हो सकता है। अमेज़न को भी ये पसंद नहीं आता। इतना कम स्टॉक रखना सही नहीं है, क्योंकि वे पूरे देश में आपका स्टॉक फैला रहे हैं। तो वे चाहते हैं कि सभी एरियाज़ में स्टॉक रहे ताकि 2 दिन में डिलीवरी हो सके। तो आप एक बफर स्टॉक सेट करेंगे जो एक मिनिमम है, इससे नीचे कभी नहीं जाना है, और एक मैक्सिमम। मैं 30 से 90 दिनों के भीतर रहना चाहती हूँ, ताकि ना तो ज़्यादा स्टॉक हो जाए और ना ही स्टॉक खत्म हो जाए। तो हम आपको बता देंगे कि आपके स्टॉक की ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफ़र कब आना चाहिए। मान लीजिए इसे आने में 10 दिन लगते हैं, फिर मुझे इसे तब भेजना होगा जब मेरे पास स्टॉक खत्म होने के 40 दिन बचे हों, ताकि यह 10 दिन की शिपिंग में पहुँच सके। ये 30 दिन में पहुँचता है और फिर इन्वेंट्री और उसकी मात्रा इसे ऐसा बनाती है कि मेरे पास 90 दिन की इन्वेंट्री होती है, और फिर मैं बेचती हूँ, उन 30 दिनों को हिट करती हूँ, 90 तक फिर से स्टॉक करती हूँ। तो ये आपको एक नियमित पैटर्न देता है और ये आपके सेल्स के आधार पर उतार-चढ़ाव करता है, जिस हिसाब से आपकी सेल्स हो रही हैं। ओह, मैं समझता हूँ। और वेयरहाउस बफर स्टॉक ये तब होता है जब आपके पास वेयरहाउस में स्टॉक होता है, जैसे कि आप अपने वेयरहाउस में अपनी इन्वेंट्री को फिर से भरना चाहते हैं, वही चीज़ है। तो आप गोडाउन में 30 दिन से ज़्यादा सामान रख सकते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में मैं अपने गोडाउन में 30 दिन का स्टॉक रखना चाहूँगा। इसलिए बहुत से लोग एफबीए में और अपने गोडाउन में एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पसंद करते हैं। समझ गया। सो हाँ, यही तो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं।
मैं बहुत सारी ट्रेनिंग और विभिन्न प्रोसेस की डेवलपमेंट में लगी रहती हूँ, क्योंकि केवल एक टूल या सिस्टम होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। इसलिए हम टूल में बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस डालते हैं। देन हाँ, लीड टाइम आप ये सेट कर सकते हैं कि आपका लीड टाइम कैसा दिखता है। हो सकता है कि प्रोडक्शन में 30 दिन लगते हैं, हो सकता है आप समुद्र के रास्ते भेजना पसंद करते हो और इसमें 30 दिन और लग जाते हो। फिर ग्राउंड फ्रेट में और 5 दिन लग सकते हैं और फिर आपके गोडाउन तक। मान लीजिए इसमें 2 दिन लगते हैं उनके गोदाम में प्रोसेस होने में और ये शानदार लॉजिस्टिक्स के पास जाता है। ये एक स्पेसिफिक लीड टाइम हो सकता है जिसे आप एक स्पेसिफिक सप्लायर पर अप्लाई कर सकते हैं आपके सभी प्रोडक्ट्स पर, ताकि अलग-अलग डिफ़ॉल्ट लीड टाइम सेटअप किए जा सकें, ताकि जब मैं अपना ऑन ऑर्डर देने जाऊँ, अगर मुझे पता है कि इसमें 67 यानी 67 दिन लगते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको ऑर्डर देने के लिए कहेगा, इससे पहले कि आपका स्टॉक समाप्त हो जाए, इसलिए 67 दिन आपका लीड टाइम क्या है, इसके अतिरिक्त मुझे 30 दिनों का बफर स्टॉक रखना होगा। इसलिए मुझे आपको बताना होगा कि सॉफ्टवेयर को आपको 97 दिन पहले ऑर्डर देने के लिए कहना चाहिए, ताकि आपका स्टॉक समाप्त ना हो। इसलिए ये हमेशा टाइमलाइन पे नज़र रखता है, ये हमेशा नीचे की ओर देखता है, क्योंकि आपके पास 1 साल की टाइमलाइन होती है, जहाँ आप देख सकते हैं कि आपके प्लान्ड ऑर्डर और ट्रांसफ़र क्या होने वाले हैं। वो क्या है? टेक एफबीए एक्शन। मैं कभी कभी देखता हूँ 88 या 57 लिखा है, इसका मतलब है उस दिन आपको वो अमाउंट भेजनी ही होगी। हाँ, यही आपको आपके ट्रांसफ़र टाइम के आधार पर, आपके सभी प्लान्स के आधार पर इन्वेंट्री भेजने को कहेगा। देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। ठीक है, इसके लिए पैसे 15 दिन लगते हैं। तो सेटिंग्स के आधार पर यदि हम यहाँ सेटिंग्स बदलते हैं, तो हम इस स्टॉक आउट से बच सकते हैं। अगर मैंने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र टाइम मैं उसे 7 दिनों में वहाँ पहुँचा सकती हूँ और मैं इसे तुरंत भेजना चाहती हूँ, है ना? मैं इसे आवश्यकता अनुसार भेज सकती हूँ। तो ये चीज़ों को इस तरह से बदल देगा कि हम स्टॉक आउट से बच सकते हैं थोड़ा पहले पहुँचाकर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रति सप्ताह हर सोमवार शिपिंग हो रही है। तो जैसा कि हम इन चीज़ों की पहचान करते हैं, हम एडजस्ट करना शुरू कर सकते हैं। क्या स्टॉक ना होने से बचना संभव है? इसमें इन्वेंट्री टीम मदद कर सकती है और फिर मार्केटिंग टीम भी मदद कर सकती है। अगर मैं बहुत प्रमोट कर रही हूँ और विज्ञापनों पर बहुत खर्च कर रही हूँ और मैं सारे विज्ञापन के पैसे खर्च कर रही हूँ, लेकिन इससे स्टॉक ना होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप विज्ञापनों पर इतना खर्च ना करें और हम स्टॉक खत्म होने से बच सकें। इसके लिए हमारे पास अलग-अलग प्रोसेस और चेकलिस्ट हैं। आप जानते हैं, जब मैं कोई समस्या पहचानती हूँ, तो मेरी सभी टीमें क्या करें, तो हाँ, यही फ़ोरकास्ट है। हम बस जल्दी से देख सकते हैं, आप उस समय क्या करते हैं। अगर मेरा सारा फ़ोरकास्ट है, तो मैं अपने ऑर्डर कैसे दूँ, ताकि हम सब कुछ ट्रैक कर सकें। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास सामान ऑर्डर पे है, हमें ऑर्डर नहीं देना होगा, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है, अगर आप इन चीज़ों का ट्रैक खो देते हैं, तो आपको ऑर्डर देने की ज़रूरत हो सकती है जब आपको ज़रूरत नहीं है, या आप कोई ऑर्डर मिस कर सकते हैं। यही एक तरीका है कि लोग स्टॉक्स को कैसे खो देते हैं, तो आपके पास सप्लायर के द्वारा है। मुझे पता है कि मेरे पास सप्लायर के द्वारा 2 चीज़ें ऑर्डर करने के लिए हैं और इसलिए मैं इस बटन को क्लिक कर सकती हूँ और ये ऑर्डर बन जाएगा। परचेज़ ऑर्डर। तो अपनी लीड टाइम के आधार पर इस परचेज़ ऑर्डर को बनाएँ और हर एसकेयू के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ हमारे पास 7 दिन का लीड टाइम है। अगर ये एक अलग लीड टाइम होता, तो ये इस शिपमेंट में रिफ्लेक्ट होता। और फिर हम इसे वेयरहाउस भेज रहे हैं, तो हम एक वर्क ऑर्डर बनाते हैं, जो एक रिपोर्ट होती है, जो आपके वेयरहाउस में जाती है, कहती है कि आप जानते हैं ये इन्वेंट्री आ रही है, आपको इन्वेंट्री स्टॉक करनी चाहिए, या आपको इन्वेंट्री को अमेज़न को शिप करना चाहिए, और ये आपको सब कुछ बना देगा ताकि आपके पास परचेज़ ऑर्डर और वर्क ऑर्डर हो जाएँ। एक पहले से बनी हुई लिस्ट में जंप कर जाइए और फिर आपके पास अपने सभी परचेज़ ऑर्डर्स की एक लिस्ट होगी, आपकी जो भी आइटम सभी परचेज़ ऑर्डर में हैं। क्या आप इसे सप्लायर को भेजते हैं या एक परचेस ऑर्डर भेजते हैं? क्या ये ऑटोमेटिकली सप्लायर को जाता है? क्या ये सब आपस में कनेक्टेड है, या सिर्फ आपके लिए समझने के लिए कि आपने क्या? हाँ, मान लीजिए हमें 500 ग्रिल ब्रश ऑन ऑर्डर करने हैं, तो क्या ये किसी तरह सप्लायर से जुड़ा होता है या ये कैसे काम करता है? ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए एक परचेज़ ऑर्डर या एक वर्क ऑर्डर है, ये बनाए जा रहे हैं ईमेल भेजने के लिए। तो आपके पास एक ईमेल है जिसमें परचेज़ ऑर्डर होगा, ये पहले से ही कनेक्टेड होगा। सॉरी, इसमें पहले से ही उस सप्लायर के लिए ईमेल भरा होगा
और फिर जब मैं परचेस ऑर्डर भेजने जाती हूँ तो मेरे पास एक ईमेल टेम्पलेट होता है जिसमें परचेस ऑर्डर कनेक्टेड होता है, जिसे मैं सीधे अपने सप्लायर को या अपने वेयरहाउस को भेज सकती हूँ। हाँ, तो समय लगभग का खत्म हो रहा है, हम इसे जल्दी से पूरा कर लेंगे। अगले कुछ सेक्शन हम जल्दी से समाप्त कर लेंगे। हमारे ऑर्डर ट्रैकर को हमने विभिन्न फेसेस में ब्रेक डाउन किया है। तो प्रोडक्शन में और रूट में क्या ये समुद्र द्वारा जा रहा है, ये हवाई मार्ग से जा रहा होता तो एक छोटा जहाज शो होता। हमें पता है कि ये वेयरहाउस में जा रहा है क्योंकि हमारे पास वेयरहाउस का सिंबल है। अगर ये सीधा अमेज़न को जा रहा होता तो हमारे पास अमेज़न का सिंबल होता। हम देखते हैं कि अब वर्तमान में क्या चेक हो रहा है। और फिर एफएफबीए में चेकिंग क्या है, तो इससे आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में मदद मिलेगी। आप कस्टम फ़िल्टर कर सकते हैं, जहाँ आप कहते हैं, मैं केवल एक स्पेसिफ़िक सप्लायर से सब कुछ देखना चाहता हूँ, चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए यह हमें सब कुछ दिखाएगा, 1, 2, 3 सप्लायर और ये फ़िल्टर करेगा और आप एक स्पेशल व्यू बना सकते हैं, जहाँ आप इनमें से किसी एक डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और ये आपको आपके सेट किए गए फ़िल्टर के आधार पर दिखाता है। क्या हमें कार्ड्स मैन्युअली मूव करने हैं या ये ऑटोमेटिकली बदलता है जो हो रहा है उसके अनुसार? सही, तो ये आपके लीड टाइम पर आधारित होगा, इसलिए यह अपने आप बदल जाएगा। आप इसे मैन्युअल रूप से बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको डिले हो गई है, आप इसे मैन्युअल रूप से बदल सकते हैं या आप यहाँ आकर कह सकते हैं कि मेरी शिपमेंट डिले हो गई है, ये 10 दिनों के लिए डिले है और प्रोडक्शन में फँसा हुआ है। और फिर या आप तारीख बदल सकते हैं और कह सकते हैं कि अब ये 21 तारीख को आएगा क्योंकि ये प्रोडक्शन में फँसा हुआ है। ठीक है। और फिर अंत में हमारा सारा ट्रैकिंग। तो हमने अलग-अलग डैशबोर्ड सेटअप किए हैं। हमारे पास डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड हैं, लेकिन फिर से जैसे हमारे अन्य डैशबोर्ड और अन्य पेज आप फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जानना है कि हर दिन 5 यूनिट से कम क्या बिक रहा है और आप उन सभी एसिन्स को देख सकते हैं ताकि आप देख सकें, ठीक है, ये वे प्रोडक्ट हैं जो हर दिन 5 यूनिट से कम बिक रहे हैं। हमें शायद उन्हें लिक्विडेट करना चाहिए, उदाहरण के लिए। और वास्तव में हमारे पास ये एक डिफ़ॉल्ट के रूप में है, एक लिक्विडेशन रिपोर्ट, या मैंने कितनी बार स्टॉक खत्म किया और इससे मुझे कितना नुकसान हुआ, या मेरा सेल्स में कितना नुकसान हुआ क्योंकि मैंने स्टॉक खत्म कर दिया और ये यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी। तो मुझे ये पता लगाना होगा कि मेरा स्टॉक क्यों खत्म हुआ। हमारे पास एक स्टॉक असेसमेंट चेकलिस्ट है जिसका उपयोग किया जा सकता है प्रश्न पूछने के लिए। यह सभी कारण बताएगा कि क्यों किसी का स्टॉक खत्म हो सकता है, चाहे वह सप्लायर की समस्या हो, शिपिंग की समस्या हो, अमेज़न चेक इन की समस्या हो, और इसे ठीक करने के लिए कुछ टिप्स भी देगा ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। हमारी हाल ही में जोड़ी गई सुविधाओं में से एक है हमारा स्टॉक आउट फीस रिपोर्ट, और कुछ लोगों को इसके साथ दूसरों को कंपेयर करने में अधिक समस्याएं होती हैं, लेकिन हमने उन सभी फीस को देखा जो अमेज़न के स्टोरेज के लिए होते हैं, और ख़ासकर हाल ही में क्योंकि उन्होंने एज्ड इन्वेंट्री फ़ीस जोड़ी हैं, जो बहुत महँगे हो सकते हैं क्योंकि हम आपके इन्वेंट्री को इस फ़ीस के आधार पर देखते हैं। और देखें कि आप इस महीने कितना खर्च करने वाले हैं और आप अगले साल कितना खर्च करेंगे अगर आप अपने व्यापार में कुछ भी नहीं बदलते हैं, अगर आप अपनी सेल्स नहीं बढ़ाते। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं भी वहाँ रहा हूँ। हाँ, अफ़सोस चीज़ें बहुत लंबे समय से रुकी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये हमें ये देखने की अनुमति देगा कि हम कितनी दूर तक पहुंच रहे हैं, है ना? जैसे अगर अगर शायद हमारे पास या मेरे पास मेरे 55 प्रोडक्ट हैं, चलो जोड़ते हैं, अगर मेरे पास 10 या कुछ 12 हैं, लेकिन फिर भी जैसे भले ही वह अमाउंट हो, आप चीज़ों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी हद तक बताएगा जब आपका हाई प्राइस आ रहा हो। आप प्रोडक्ट के अनुसार देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हाँ। हाँ, बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं एक 180 दिनों के बाद हमसे हमारी नॉर्मल फ़ीस के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाते हैं। अमेज़न ने आपसे चार्ज लेने के लिए नए नियम बनाए हैं। पहली बार 180 दिनों के बाद वे आपसे प्रति क्यूबिक फुट 50 सेंट लेते हैं और हर 30 दिनों में रेट बढ़ता है, यहाँ तक कि प्रति क्यूबिक फुट 3 या $4, और इसी तरह लागत बढ़ती जाती है। तो अगर आपको पता है कि कौन से प्रोडक्ट्स चार्ज होने वाले हैं, आप आ सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, मैं इसे बेच दूँगा, मैं एक लाइटनिंग डील बनाऊँगा, या मैं अपने प्राइसेस कम कर दूँगा, या जो भी करना होगा। मेरे लिए वर्तमान दर पर बेचना अधिक महँगा हो जाएगा, इसलिए मेरी कीमत कम करना या 20% ऑफ कूपन देना और इसे बेच देना बेहतर होगा। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, आप इनमें से सभी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास विभिन्न डेटा पॉइंट्स हैं,
बहुत सारे अलग-अलग फ़िल्टर हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। ये हमारा डैशबोर्ड फ़ीचर है। मेरे ख़्याल से आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो के लिए आपका धन्यवाद वोवा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं वेंडर्स के बारे में पूछना चाहता था। वेंडर्स वेयरहाउस होते हैं, मेरा मानना है सही है? वेयरहाउस या सप्लायर, और ये सभी अलग-अलग वेंडर्स, उनके बारे में सभी अलग-अलग जानकारी का ट्रैक रखने में मदद करता है। आप जानते हैं आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन है, वेयरहाउस का पता क्या है, वे कौन-कौन से मार्केट प्लेस को सेवा देते हैं। तो अगर मेरा एक वेयरहाउस है और मैं अलग-अलग देशों में बेच रही हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि इस वेयरहाउस में ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्वेंट्री हो। अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो हमें समस्या होगी। या हम वेयरहाउस को देखेंगे और कहेंगे या वेयरहाउस इन्वेंट्री केवल इन 3 देशों के लिए सेवा देगी। अगर मेरे पास अमेरिका में वेयरहाउस इन्वेंट्री है, तो मैं नहीं चाहती कि इसे यूरोप के लिए उपलब्ध माना जाए। उदाहरण के लिए ये अलग तरह की कस्टमाइज़ेशन है, तो सेलर सेंट्रल से जब आपका स्टोर फ्रंट कनेक्ट हो जाता है, तो इसमें से बहुत डेटा पुल कर सकते हैं और फिर कोई भी अन्य चीज़ें यहाँ जोड़ी जा सकती हैं, जैसे वेंडर या लीड टाइम, और इसमें कस्टमाइज़ेशन की बहुत क्षमता है। काफ़ी अच्छा। मैं हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन में सो स्टॉक्ड के लिए एक स्पेशल ऑफर है जो हमेशा अपडेट होता रहेगा। और हो सकता है कि जो लोग इसे नए रूप में देख रहे हों, या हो सकता है कि वे कोई और टूल इस्तेमाल कर रहे हों और वे सोच रहे हों ओह ये दिलचस्प है लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है। मैं ये भी याद दिला दूं कि एक ऑनबोर्डिंग भी है जहां सब कुछ स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाया जाएगा। और चेल्सी, खत्म करने से पहले क्या हम सो स्टॉक्ड की कीमतों पर बात कर सकते हैं? कृपया हमें समझाएं कि इसका प्राइस वगैरह क्या है, ये स्मॉल स्केल सेलर्स के लिए कितना है, बड़े सेलर्स के लिए कितना है? बिल्कुल, ये ऑर्डर अमाउंट के आधार पे होता है प्राइसिंग पेज। क्या हम इसे देख सकते हैं अगर आपके पास 1 मिनट हो? ज़रूर। हाँ, तो हम प्राइसिंग पेज पे चलते हैं। मैं इसे फिर से शेयर करती हूँ। ये sostocks.com है और फिर आप बस प्राइसिंग सेक्शन पे क्लिक करें एंड ये आपको प्राइसिंग दिखाएगा और आप यहाँ चूज़ कर पाएँगे। आप किन आइटम्स में इंटरेस्ट रखते हैं या आप किस कैटेगरी में वर्तमान में हैं। तो अगर आपका बिज़नेस रोज़ाना 3000 यूनिट्स बेचता है या महीने में ये मंथली 3000 यूनिट्स हैं, तो आप कहेंगे ठीक है, ये मेरा सेलिंग रेट है। मुझे पता है कि हम एक स्पेशल ऑफर देने जा रहे हैं, तो स्पेशल ऑफर में ये रेट और कम हो सकती है। ये एक एक्सटेंडेड ट्रायल या कुछ और हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हम जल्द ही पेश करने जा रहे हैं, वह है एक फ्री ऑडिट। मुख्य रूप से हम प्रॉफिट और स्टॉक की मात्रा से प्रॉफिट पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, इसे देख रहे हैं। हमने इसके बारे में काफ़ी बातें की हैं। हमने ओवर स्टॉक फीस और स्टॉक आउट के बारे में बात की। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहचान की हैं। और दूसरी ओर आपके पास रिसाइजिंग नाम की चीज़ होती है, जहाँ हम आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे और आपको बता पाएँगे कि अगर आप कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, तो आप कम साइज़ की कैटेगरी में आ सकते हैं। आप अपनी फुलफिलमेंट फीस को कम कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा इन्वेंट्री और सप्लाई चेन को इस नज़रिए से देखते हैं कि आपके प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, कैश फ्लो में सुधार कैसे हो सकता है और स्केल अप की क्षमता में वृद्धि कैसे हो सकती है। क्योंकि जैसे आपने कहा, अगर आपका कैश फ्लो कम है या आपका प्रॉफिट कम है, तो आप वर्तमान में जो बेच रहे हैं, उसके लिए वह स्टॉक खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए इन्वेंट्री का स्केल अप से बहुत संबंध है। कूल। तो हाँ, एक एनुअल मंथली पेमेंट करने का ऑप्शन भी है, लोग चुन सकते हैं और फिर से ऑर्डर काउंट के आधार पर लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल क्या है। हम यहाँ तक कि मैन्युअली ऑर्डर काउंट भी दर्ज कर सकते हैं या इन छोटे स्क्वायर्स पर क्लिक कर सकते हैं जिनमें यह पहले से ही मौजूद है रेगुलर बेसिस पर। हाँ बिल्कुल, तो ये एडजस्ट करता है, बहुत बढ़िया है। तो फिर से हम डिस्क्रिप्शन में सबसे अच्छी डील्स देने जा रहे हैं, कृपया इन्हें ज़रूर चेक करें। और अगर किसी का कोई सवाल है तो बेझिझक पूछें और हमें कमेंट करें। और मुझे लगता है निश्चित रूप से लोग फ्री ऑडिट पर्सनल ऑनबोर्डिंग को इस टूल में इन्वेस्ट करने के बाद प्राप्त करते हैं, है ना? ये समझ में आता है ना? वे पेमेंट करते हैं और फिर उन्हें ईमेल मिलता है। कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि इसे फ्री कैसे प्राप्त हाँ, करें। बिल्कुल। हाँ, आप अपनी पहली शुरुआत कर पाएँगे। आप पहला कदम रख पाएँगे, अपना अकाउंट कनेक्ट करें और कुछ अन्य चीज़ें, अपनी ऑनबोर्डिंग कॉल बुक करें और फिर हम आपके बिज़नेस को प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से भी देख सकेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम न केवल आपके जीवन को आसान बना पाएँगे, आपको समय बचा पाएँगे, जो कि उन चीज़ों में से एक है जिसे मापना मुश्किल है। ओह! मैंने सच में समय बचाया, आप जानते हैं इसमें मुझे 20 घंटे लगते थे, अब इसमें मुझे 5 घंटे लगते हैं, जो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हम आपको पैसे बचा सकते हैं ताकि यह इतना आसान हो?
ऐसा सॉफ्टवेयर रखना ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय इसके कि उसके लिए पैसे दिए जाएँ? मैं समझता हूं जो आप कह रही हैं। हाँ, ये भी एक बढ़िया नज़रिया है। सेलर्स पेमेंट करने में खुश होते हैं, समझ रहे हैं, जैसे वे बढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। कूल। खैर, शानदार। फिर से हमारे पास एसओ स्टॉक के लिए सबसे अच्छा ऑफर डिस्क्रिप्शन में होगा, इसे ज़रूर देखें। मैं इसे आने वाली चीज़ों के आधार पर अपडेट करता रहूँगा अगर ये इसमें कुछ बदलाव करते हैं तो। और इसमें एक एफिलेटिंग होगा। वैसे इसका मतलब है कि अगर आप कभी सो स्टॉक के साथ बिजनेस करते हैं तो मुझे उससे कुछ कमीशन मिलेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी होगी, बल्कि वास्तव में मैं कुछ अच्छे ऑफर प्राप्त करने में सक्षम हूं क्योंकि मैं एक एफिलिएट हूं। तो आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, और चेल्सी आज के लिए धन्यवाद, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मैं इसकी वास्तव में बहुत सराहना करता हूं, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।